डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एमएलएल और लर्निंग आउटकम्स के बारे में, मतलब न्यूनतम अधिगम स्तर और लर्निंग आउटकम्स के बारे में बातें करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसमें दो बातों का ख्याल रखा गया था। एक तो था एमएलएल, न्यूनतम अधिगम स्तर, और दूसरा मिनिमम एजुकेशनल फैसिलिटीज़, मतलब प्रत्येक जो इस विद्यालय हैं उसमें न्यूनतम शैक्षणिक सुविधाएं जो है उसमें उपलब्ध कराई जाएं। तो अभी हम लोग पहले एमएलएल की बात करते हैं कि एमएलएल जो होता है, इसको न्यूनतम अधिगम स्तर कहते हैं। वो दक्षता, प्रवीणता, गुणवत्ता और समानता को जब हम लोग एक साथ कर देते हैं तो वो एमएलएल होता है। दक्षता से तात्पर्य हमारा कॉम्पिटेंसीज है, प्रवीणता मास्टरी, गुणवत्ता क्वालिटी को कहते हैं, समानता इक्विटी को कहते हैं। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो गुणवत्ता तभी आती है जब हम किसी दक्षता में पूर्णतः प्रवीण हो जाते हैं। उन्हें दक्षता और गुणवत्ता को अगर मिला देते हैं, दक्षता में प्रवीणता को मिला देते हैं तो वो क्वालिटी आती है, मतलब गुणवत्ता आती है। और एमएलएल में क्वालिटी प्लस इक्विटी होता है, मतलब समानता के साथ जो गुणवत्ता आती है, समानता के साथ अगर गुणवत्ता आती है तो उसको हम लोग एमएलएल कहते हैं। अगर हम लोग पहले तो हम लोग ये समझ लें कि अधिगम किसको कहते हैं। जब इसमें न्यूनतम अधिगम स्तर की बात की गई है तो अधिगम किसे कहते हैं, तो अधिगम जिसको हम लोग लर्निंग कहते हैं, लर्निंग का तात्पर्य ये होता है कि व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं। इससे तात्पर्य हमारे ये बालक के व्यवहार में होने वाले उन परिवर्तनों से होता है जो बालक के विशेष परिस्थिति या अनुभव से गुजरने के कारण होते हैं। इनमें विचार, विश्वास, कौशल, आदतें, अभिवृत्तियाँ, मूल्य आदि सम्मिलित होते हैं। और जो व्यवहार में ये परिवर्तन होता है इसी को हम लोग लर्निंग आउटकम्स भी कहते हैं, लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, अधिगम प्रतिफल कहते हैं। तो अगर इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाए तो हमारा तात्पर्य जो न्यूनतम अधिगम स्तर से होता है वो ये होता है कि किसी कक्षा विशेष अथवा कोई विषय विशेष के लिए पूर्व निर्धारित उन अपेक्षित दक्षताओं से है जिनका पूर्ण विकास सभी विद्यालय के सभी संबंधित विद्यार्थियों में होना अनिवार्य है। एमएलएल से तात्पर्य जो हमारा ये था कि किसी कक्षा विशेष में या किसी विद्यालय विशेष के सारे बच्चों में एक समानता के साथ जो उसमें गुणवत्ता आनी चाहिए उसको हम लोग एमएलएल कहते हैं या न्यूनतम अधिगम स्तर कहते हैं। लेकिन जब आप अभी जान रहे हैं कि एनसीएफ 2005 के बाद, जिसको कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो बातें की गई हैं, उनके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनका उसमें 5 चीज़ें की तरफ ध्यान है इसमें कि कक्षा के ज्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़ना, रटन विद्या को ख़त्म करना और एग्जामिनेशन को आसान बनाना, मेकिंग एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल, एग्जामिनेशन को आसान बनाना, और हमारे जो नेशनल कंसर्न्स हैं, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, उनसे जोड़ना, सीखने को उनसे जोड़ना, उन बातों का ख्याल रखना जो हमारे जो राष्ट्रीय कंसर्न्स हैं उसका ध्यान रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टेक्स्ट बुक से के अलावा भी मूविंग अवे फ्रॉम टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक ही एक शिक्षा का पूरा आधार नहीं है, बल्कि टेक्स्ट बुक के अलावा भी जो चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान देना। तो जब एनसीएफ 2005 आया और फिर उसके बाद आरटी, राइट टू एजुकेशन 2009 आया, तो इसमें ये बातें आई, बहुत सारी बातें। आरटी 2009 में भी जो बातें आई हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बच्चों के ज्ञान की बातें आई हैं कि ज्ञान को जो है बाहर की दुनिया से जोड़ना है उसमें, और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, एक्सप्लोरेशन के ज़रिए बच्चों को सिखाना है, ये सब बातें आई उसमें। और फिर मातृभाषा को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, या मातृभाषा में ही ख़ासतौर से प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा को पढ़ाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पढ़ाई जाए बच्चों को, या ट्रॉमा फ्री इन्वायरमेंट दिया जाए। इन सब चीज़ों को जब ध्यान में रखा गया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये आया कि इसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आ गया। पहले का जो अप्रोच था वो अप्रोच ये था कि व्यवहारवादी विचारधारा थी कि बच्चों को हम लोग एक समझा करते थे कि एक वो मिट्टी के लोंदे हैं, या वो खाली घड़े हैं, या कोरा कागज़ हैं। तो ये अप्रोच जो था उस अप्रोच से शिफ्ट हो गया। अब अप्रोच ये होगा कि नहीं, बच्चों के पास पहले से बहुत सारा ज्ञान होता है, हम उनको परिस्थितियों का निर्माण करते हैं या उनके ज्ञान का हम लोग सृजन करते हैं, या उनको एक नया अनुभव देते हैं, या अनुभव देते हैं। बच्चों के अनुभवों को हम लोग ज्ञान की तरफ लेके आते हैं। तो जो ये अप्रोच शिफ्ट हुआ, फिर सीसी की बात आई
कि सतत यानी व्यापक मूल्यांकन कैसे किया जाए उसकी जो बातें आएंगी, जिसमें हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करते हैं और उसका समेटिव असेसमेंट भी करते हैं। तो ये डेवलपमेंट जो हुआ इसके बाद, जो 1986 के बाद जो आई, उसके बाद 1992 में जो पॉलिसी बनी, तो उसमें जो बातें शिफ्ट हुई, तो अब लोगों का ध्यान जो है वो लर्निंग आउटकम्स की तरफ आया। तो उसमें ये बातें हैं कि अब आमतौर पर ये होता है कि शिक्षकों को ये पता नहीं होता है कि हम अपने विद्यालय अपने छात्र छात्राओं को एक सत्र में बच्चों को क्या आना चाहिए, इसका हमें पता नहीं होता है कि बच्चों को क्या आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें अगर उसका हमारा मापदंड क्या हो, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके लर्निंग आउटकम्स की बात की गई। आमतौर पे लर्निंग आउटकम्स को अगर हम लोग इसको डिफाइन करें, तो लर्निंग आउटकम्स आर स्टेटमेंट्स of what is expected that a student will be able to do as a result of a learning activity। मैंने हम क्या अपेक्षित दक्षताएं क्या होती हैं हमारी, कि बच्चा क्या सीख पाएगा, उसके वो हमारी जो अपेक्षित जो अपेक्षा करते हैं किसी बच्चों से एक सत्र के बाद या एक क्लास में, उसी को हम लोग लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। अब ये मामला ये आता है कि ये MLL और लर्निंग आउटकम्स में डिफरेंस क्या है। आमतौर पे ये भी दक्षताओं की बात करता है और लर्निंग आउटकम्स भी दक्षताओं की बात ही की जाती है। दक्षताएं दोनों में हैं, दक्षताएं जो हैं वो यहाँ भी हैं और दक्षताएं यहाँ भी हैं। फ़र्क ये है कि ये जो था वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा था, उत्पाद ओरिएंटेड था, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। इसमें प्रोसेस ओरिएंटेड की बात की जा रही है। इसमें आमतौर पे हम लोग 3 चीज़ें करते हैं। एक तो हमारा क्या करिकुलर एक्सपेक्टेशन होता है, हम क्या अपेक्षा करते हैं, और दूसरी चीज़ होती है इसमें पेडागोजिकल करिकुलर एक्सपेक्टेशंस होता है, दूसरा पेडागोजिकल प्रोसेस होता है, और तीसरा तब होता है लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं। तो ये एक आमतौर पे कन्फ्यूज़न होता है कि वो लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या फ़र्क है। तो आमतौर पे ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते हैं, वो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो काम करने से पहले हम लोग तय करते हैं, और लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं, वो आउटकम्स जो हैं वो कोई काम करने के बाद क्या हासिल हुआ, क्या प्राप्ति हुई, वो डिफ़ाइन करता है कि डेफिनेटली बच्चा क्या कर सकता है, उसको हम लोग लर्निंग आउटकम्स में शो करते हैं। ये आमतौर पे डिफरेंस होता है। ये एक तरह से आउटलाइन है हमारे जो एक खाका जिसको कहते हैं कि आउटलाइन से कि बच्चा से हम क्या उम्मीद कर रहे थे और बच्चा क्या सीख लेगा, उसकी बातें इसमें आती हैं आमतौर पे। तो हम लोग जो है वो लर्निंग आउटकम्स हमें ये गाइड करती है कि कौन सी हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ करें हम, और कौन से जो है वो कौन से किसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए उसको क्या डिज़ाइन करें, किस तरह से, इसकी बातें की जाती है। तो अगर हम लोग लर्निंग आउटकम्स की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो NCERT ने जो लर्निंग आउटकम्स डेवलप किए हैं उसकी तो हम आपको ले चलते हैं। ये एलिमेंट्री स्टेज की लर्निंग आउटकम्स हैं। इसमें आप देखेंगे, इसमें तो जितने भी हैं प्राथमिक स्तर पर हम लोग देखते हैं, अगर हिंदी में देखते हैं तो प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा के सीखने का जो संप्राप्ति है, इसमें सबसे देखेंगे आप पहले कि पाठ्यचर्या संबंधी जो अपेक्षाएं हैं उसकी तरफ है, करिकुलर एक्सपेक्टेशन जिसको कहते हैं वो होता है। और इस बात को आप समझ लें कि प्राथमिक कक्षा मतलब 1 to 5 तक के लिए पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं एक ही होती हैं, और उसमें उन अपेक्षाओं के लिए हर क्लास में कि उसकी क्या सीखने की प्रक्रिया, कक्षा जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कक्षा 1 का दिया हुआ है इसमें कि सिखाने की प्रक्रिया क्या होगी, पेडागोजिकल प्रोसेस क्या होगा, और उसका सीखने की संप्राप्ति क्या होगी, लर्निंग आउटकम्स क्या होगा। इसी तरीके से कक्षा 2 का है, और फिर इस कक्षा 3 का है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, फिर कक्षा 4 का है, और साथ साथ में पेडागोजिकल प्रोसेस के साथ लर्निंग आउटकम्स साथ साथ इसमें शामिल हैं। कक्षा 5 का, जब कक्षा 5 तक जो प्राइमरी सेक्शंस है उसका ख़त्म हो जाता है, तो अब हम आते हैं उच्च प्राथमिक में, जिसको हम लोग कहते हैं 6 to 8 में। तो 6 to 8 में फिर एक करिकुलर एक्सपेक्टेशन होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं पाठ्यचर्या संबंधी जो अपेक्षाएं होती हैं उसकी बातें की जाती हैं इसमें। और फिर हर क्लास वाइज कक्षा 6 के लिए हमने क्या पढ़ेगा, ये पेडागोजिकल प्रोसेस क्या अपनाएंगे हम,
और उसका लर्निंग आउटकम्स क्या होगा, बच्चों में क्या, वो बच्चे को क्या डेफिनेटली कर पाएंगे या करते हुए दिखेंगे, ये बातें उसमें आती हैं। और इसी तरह से कक्षा 7 का भी है कक्षा, और कक्षा 8 का भी है। और इस तरह से हम लोग फिर इंग्लिश लैंग्वेज में भी करिकुलर एक्सपेक्टेशंस होगा जो 1 to 5 का होगा। और फिर हर क्लास का अलग अलग उसके जो है, जैसे यहाँ पर देखें आप करिकुलर एक्सपेक्टेशंस उर्दू 1 to 5 की करिकुलर एक्सपेक्टेशंस हैं। और फिर इसमें सजेस्टेड पेडागोजिकल प्रोसेसेस हैं, और फिर लर्निंग आउटकम्स है। फिर ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 तक, क्लास 5 तक होगा। इस तरह का इसी करिकुलर एक्सपेक्टेशंस में हम लोग अलग अलग लर्निंग आउटकम्स और पेडागोजिकल प्रोसेसेस हैं। और फिर 6 to 8 के लिए जब हम लोग करेंगे तो 6 to 8 के लिए पेडागोजिकल ये करिकुलर एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएगा। ये करिकुलर एक्सपेक्टेशन हमारे ये हैं, और इसके लिए हमारा ये पेडागोजिकल प्रोसेस है और ये लर्निंग आउटकम्स है। और फिर इस तरह की बातें ये उर्दू के लिए भी हैं, उर्दू में भी सारी बातें आई हैं उसी तरीके से। तो 3 चीज़ें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जो इसमें आई हैं वो कि लर्निंग आउटकम्स में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि बच्चा क्या सीख लेगा एक ख़ास विशेष सत्र में, और फिर उसको वो सीखने के लिए हमें क्या पेडागोजिकल प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे। और अगर वो पेडागोजिकल प्रोसेस अपनाते हैं जो कि सजेस्टिव हैं, आप उससे अलग भी पेडागोजिकल प्रोसेस अपना सकते हैं। और उसके बाद हमें बच्चे क्या करते हुए दिखेंगे, मतलब बच्चे क्या कर लेंगे। मतलब जैसे ये जो इसका हम एक बात कह सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इसमें जो बातें करते हैं वो ये है कि जो मैंने पहले ही आपको इसका डिफाइन किया था कि लर्निंग आउटकम्स आर द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड दैट इज स्टूडेंट विल बी एबल टू डू पे आप फोकस कीजिए। मैंने क्या बच्चा जो है वो करता हुआ दिखेगा डेफिनेटली रिजल्ट ऑफ ए लर्निंग एक्टिविटी। जो लर्निंग एक्टिविटी हमने करवाई है उससे वो बच्चा क्या करता हुआ दिखेगा, इसकी बातें इसमें आती हैं। तो अभी हम लोगों ने जो है वो MLL और लर्निंग आउटकम्स की बातें की हैं। और आई थिंक कि जो पैराडाइम का शिफ्ट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पहले बात की थी NCF 2005 और RT 2009 और CCE और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के आ जाने के बाद हम में क्या बदलाव आया है, MLL से लर्निंग आउटकम्स की तरफ हम लोग शिफ्ट किए हैं। तो ये जो बातें हैं इसको हमें जानना ज़रूरी है, ताकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्लासरूम में वो उसको हम लोग बाहर की जो क्लासरूम की जो बाहर की दुनिया है, आउटसाइड द वर्ल्ड, उसको हम लोग जोड़ सकें। जैसे मैं आपको लास्ट अंत में बता देता हूँ कि NCF 2005 ने जो 5 इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, उसमें पहला ये है कि कनेक्टिंग क्लासरूम नॉलेज टू द वर्ल्ड आउटसाइड द क्लासरूम, मैंने कक्षा के ज्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़ना। और दूसरी चीज़ जो आई है कि मूविंग अवे फ्रॉम रॉट लर्निंग, रटंत विद्या से दूर भागना, दूर जाना। जो रटंत विद्या जो होती है उससे जिसको कहते हैं हम लोग के रिमेम्बरिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, उससे दूर जाना। और तीसरी चीज़ है कि मूविंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक पर हम लोग असल आमतौर पर ये बातें होती हैं कि शिक्षक जो है वो ये, या हम ही समझते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक हैं, पाठ्य पुस्तक ही जो है वो में जो चीज़ें हमने दी हैं, पाठ्य पुस्तक को ही संपूर्ण पाठ्यक्रम हम लोग मान करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और अंत में जो उसके प्रश्न होते हैं उसको जो हम लोग पूछ करके समझ लेते हैं कि हमने जो बच्चों को सिखा दिया है, बहुत सारे बच्चे जो सीख लिए हैं। तो हमें इससे जैसा आगे आना है कि पाठ्य पुस्तक के एक ज़रिया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, वो भी एक टूल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान का सृजन होता है वो पाठ्य पुस्तक ही से होता है, बल्कि पाठ्य पुस्तक के बाहर की जो चीज़ें हैं, जो उसका कम्युनिटी है, उसका समुदाय है, उनसे भी बात होती हैं। तो ये जो बातें आई हैं उसमें, और चौथी बात जो आई थी कि मेकिंग एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल। हमारा जो एग्जामिनेशन का जो पहले का जो पैटर्न था बहुत ही हार्ड एंड फास्ट था, और वो उबाऊपन था उसमें, बच्चे जो है अपने को एक डर महसूस होता था। तो उससे हम लोग जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट की तरफ गए हैं। जो अभी CCE की बातें हम लोग कर रहे थे उसमें बात आ रही थी। और सबसे लास्ट में है कि हमारे जो नेशनल कंसर्न्स हैं, हम आई थिंक जो हमारा प्रियम्बल जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करता है हमारे जो नेशनल कंसर्न्स हैं, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, वो समानता का, भाईचारगी की जो बातें आती हैं। तो हमारा जो शिक्षण या सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, तो उसमें हमारे नेशनल कंसर्न्स कैसे आए, डेमोक्रेसी की बातें आती हैं हमारी, उसमें इक्विटी की बातें आती हैं, फ्रेटर्निटी की बातें आती हैं,
तो ये सब चीज़ें जो नेशनल कंसर्न्स हैं उस पर हमारी बात आनी चाहिए। तो ये 5 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे। तो लर्निंग आउटकम्स का जो उद्देश्य अभी जो अब प्रत्येक विद्यालय में जो लर्निंग आउटकम्स की देने की बात की जा रही है कि बच्चों को भी पता चल सके कि हमें क्या सीखना चाहिए था। मैंने इस साल के अंत तक क्लास वर्क के बच्चों को पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम 1 साल के जब ख़त्म करेंगे तो हम क्या सीख लेंगे, इसमें हम क्या करते हुए दिखेंगे इसमें। और ना सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके माता पिता को, उनके संरक्षक को और उनके शिक्षकों को भी पता होना चाहिए। और बल्कि जो हमारे स्टेक और होल्डर्स हैं, कम्युनिटी है, एसएमसीज़ हैं, एमसीसी के जो सदस्य हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या सीखना होता है, इसमें अधिगम प्रतिफल बच्चों का क्या होगा। आई थिंक जो बातें आई हैं इसमें, जो कि आप इसके एनसीईआरटी के वेबसाइट पे आप अगर लर्निंग आउटकम्स, जिसको सीखने का प्रतिफल कहते हैं, उसको अगर आप अपनी डाउनलोड कर लेंगे आप, तो आप पढ़ पाएंगे कि लर्निंग आउटकम्स में और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट बातें आई हैं। थैंक यू।